सनराइज एडेज। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे हमने आपसे वादा किया था 10th क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। हमें यहाँ पर 24 और 36 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो नंबर है हमारे पास में 24 और सेकंड नंबर है हमारे पास में 36। इसका हमें एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ में हम क्या काम करेंगे, 24 के फैक्टर कर लेते हैं। ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 6 टाइम और 2 से फिर 3 टाइम और 3 1 जा 3। यहाँ पर 36 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 से चल पहले 2 से जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। एचसीएफ होता क्या है, जो दोनों के प्राइम फैक्टरों में से कॉमन आ रहा हो। तो दोनों में कॉमन जो मिल रहा है, एक तो हमें बेटा 3 मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है 2 और फिर एक मिल रहा है 2। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है हमारा जो एचसीएफ बनेगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरे तरीके से हम इसे ऐसा देख सकते हैं कि यदि 24 और 36 का हमें एचसीएफ फाइंड करना था तो आप डायरेक्टली इसके फैक्टर कर लो एक साथ। उसमें क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और आसान भी रहता है। तो आप देखेंगे पहले ही दोनों जो हमारे पास में नंबर दिए गए हैं किस सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, उसी नंबर से हम इसे फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से चला जाएगा हमारा 12 टाइम और ये चला जाएगा हमारा 18 टाइम। आगे देखेंगे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब कौन सा सेम नंबर है जिनसे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसा नंबर है हमारे पास में 3। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 3 और 2 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो जो इधर वाले नंबर आए हम उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करके मिला 12। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। यहाँ से हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते थे यदि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा था। अब क्या करना था, तो हमारे पास में बाद में फैक्टर बचे थे जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो उनकी मल्टीप्लाई भी इसी के साथ कर देते। तो जो मल्टीप्लाई करके हमें प्राप्त होता वो टोटल क्वेश्चन का एलसीएम होता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में कहा which the following is irrational number। इनमें से नंबर कौन सा इरेशनल है ये हमें बताना है। हमने देखा है 0.5 हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। तो ये 5/10 यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। √3 हम आपको भी जानते हैं कि √3 एक कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। 7/8 एक p/q के फॉर्म में नंबर है जो कि रेशनल नंबर होगा। और 2 हमारा ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 13/125। 13/125 को हमें बताना है ये नॉन टर्मिनेट है या टर्मिनेट है या इरेशनल है या नॉन ऑफ दीज है। तो इरेशनल की तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग वाली टर्म आती। और यहाँ पर सिचुएशन देख रहे हैं हम, मैंने आपको बताया था जब आपको 5 की पावर n या 2 की पावर n में कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर्स मिलेगा तो वो नंबर डेफिनेटली क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये तो श्योर हो जाता है कि ये नंबर एक रेशनल नंबर है, ये तो श्योर हो गया। अब बात फिर ये बताई थी यदि आपको डिनोमिनेटर में 5 की पावर n या 2 की पावर n में से कोई एक भी मिल जाता है, कोई एक भी मिल जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 5 की 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद 10 और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 5 की पावर m या 2 की पावर n में से कोई भी एक नंबर आ जाता है तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्यों कहा हमने, ये 13 है और 125 जो है ये 5 की पावर 3 है, तो हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही थी 5 की पावर n। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें डिग्री क्या है हमें ये बताना है। मैंने आपको बताया था कि जो हमें पॉलिनोमियल देता है उसकी हाईएस्ट पावर देख लो कितनी है, हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो हम महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल की, तो इसका जो आंसर होगा डिग्री का वो कितना होगा, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसने कहा 0 ऑफ पॉलिनोमियल x-5, जो x-5 है पॉलिनोमियल है, इसके 0 क्या होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे कि इसने कहा x-5, आप इसे 0 के इक्वल रख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली, 5, यही इसका 0 होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में इसने कहा नंबर ऑफ 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं। कई बार आपको बताया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 जीरोस होते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। यहाँ बात चल रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, और यहां से जो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो केवल 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि एक अल्फा होगी दूसरी बीटा होगी। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोस होते हैं, हाईएस्ट कितने जीरोस होते हैं, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें नीचे पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप समझ गए होंगे इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपसे बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, और इनमें से किस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, आप चेक कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की हाईएस्ट पावर 2 है। तो यही क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x² प्लस के 5x प्लस के 1। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसने कहा हमसे कि अ लीनियर इक्वेशन में भी, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके जो पेयर्स होते हैं, आप देखो हम ऐसे निकालते हैं a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2। इस कंडीशन पे क्या होता है, इस कंडीशन पे 1 सॉल्यूशन मिलता है हमें लीनियर इक्वेशनों का, तो वो भी है हमारे पास ऑप्शन कि इसका क्या हो सकता है, 1 सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि a1/a2 इक्वल तो होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/c2। ये कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है, और जब लाइन पैरेलल होती है तो वहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो बी भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि नो सॉल्यूशन। अब एक कंडीशन होती है इसमें a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 बट इक्वल होगा c1/c2 के भी। तो ये वाली जो तीसरी कंडीशन है इसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन होती है ये। अब जब यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं यानी कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम इसके आंसर लगा के आएंगे। इसने कहा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, करेक्ट हैं, इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के इसका ए बी सी तीनों में से देखें कि ये तीनों सही दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया है ऑल ऑफ दीज, कि तीनों कंडीशन लीनियर इक्वेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज, जो लीनियर इक्वेशनों का ग्राफ खींचा जाता है वो किस तरीके का होता है। क्या सर्कल टाइप का होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या स्ट्रेट लाइन का होता है, बिल्कुल सही जवाब। क्या कर्व होता है, नहीं होता। ट्रायंगल होता है, नहीं होता। क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो खींची जाती है वो किस तरह खींची जाती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किसी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से जाती हुई लाइन खींची जाती है, और वो कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन का बी पार्ट जो है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में इसने कहा, 10वें क्वेश्चन में इसने कहा इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यदि दो लाइन किसी, जैसे हमारे पास में ये एक्स एक्सिस
और y एक्सिस है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लाइन इंटरसेक्ट ऑफ वन पॉइंट, कि दो लाइनें हैं जो किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या कर देती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं। देन द इक्वेशन है, उन इक्वेशनों को कैसे कहा जा सकते हैं, क्या उसका वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगे, या नॉन दीज होगा। तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसका केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो लाइन, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो वहां से हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है। इसीलिए इसका ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन यानी कि केवल वन सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने फिर से कहा हमसे, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कि 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे 36 और 48, हम ऐसे निकालेंगे, दोनों नंबरों को देखेंगे कि दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं ये चेक करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर देखेंगे आगे 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्या ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो हमारा फाइनली इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 आती हो, तो 2 पावर हमें यहाँ मिली है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने यहाँ से जीरोस फाइंड करना है, हमें जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करना है यदि x - 4 हो, तो इसे जीरो के इक्वल ले लेंगे, x = होगा 4। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 4 मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा अभी कराया है मैंने क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या हुआ है। क्वेश्चन में कहा द वैल्यू ऑफ रूट 64, द वैल्यू ऑफ रूट 64 के रूट 64 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है रूट 64 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि 8 8 जा क्या होते हैं 64 होते हैं। रूट 64 को 8 से बाहर लेके आएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कहा इसने द टू लाइंस आर पैरेलल, यदि दो लाइनें पैरेलल हो, देन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यदि दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो वहां से हमें कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम जानते हैं यदि हमारी लाइन पैरेलल है तो वहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वहां से हमें वन यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और जो हमारी कॉन्सिडेंट लाइन होती है वहां से हमें मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, और जो पैरेलल लाइन होती है वहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है इसने, क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि यदि पहले 17 क्वेश्चन देखेंगे इसका कि द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 0 0 और 3 4, पॉइंट दिए हुए हैं 0 0 और 3 और 4, और एक डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें इस d की वैल्यू को फाइंड करना है, कितनी होगी। तो जो ये वाली वैल्यू है वो बेटा x1 है, ये वाली है हमारे पास में y1, और ये वाली वैल्यू है x2, और ये वाली वैल्यू है y2 की। इन वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या है वैल्यू, x2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 0, तो 3 - 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 0, तो 4 - 0 का स्क्वायर, यहाँ से 0 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये हम जानते हैं 16 और 9 होता है 25,
और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, फिर कहा इसने द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा? कि 2 की पावर 3 का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2, कि 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम की गई है? 3 टाइम की गई है। तो 2 टू ज़ 4 और 4 टू ज़ 8, तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा? 8 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कहा, क्वेश्चन नंबर 19 में इसने हमसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है? आप बिल्कुल देखते ही पहचान गए होंगे इसमें कि रूट 5 जो है वो कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट बनाया है, और 2 हमेशा रेशनल नंबर है ही। तो इरेशनल नंबर कौन सा है? रूट 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा? रूट 5 होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। मिलते हैं आपसे ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर के, जल्दी मिलते रहेंगे। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक के एमसीक्यू समझाए हैं आपको। मिलते हैं अब आपसे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू लेकर के।